आज हम स्टार्ट करेंगे रोबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है ये ब्रॉड टर्म है जो कि इनकम्पास करती है सेवरल क्लोजली रिलेटेड सिंड्रोम्स को जो कि मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन द कार्डियक के ब्लड सप्लाई यानी उसकी परफ्यूजन के दरमियान और मायोकार्डियल की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट्स के दरमियान जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। सिंस हमारे जो कार्डिक मायोसाइट्स हैं ये जनरेट करते हैं एनर्जी आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो है ये एनर्जी जनरेट करते हैं। कार्डिक फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर। ठीक है, उनमें से मतलब कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो करना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा कार्डिक फंक्शन। तो डिस्पाइट ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन द थेरेपी इन द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इन इट्स वेरियस फॉर्म्स रिमेन्स द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और अनदर डेवलप्ड नेशंस में भी। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 7.5 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। ठीक है, इस वजह से होती है। अब जो मोर देन 90% ऑफ द केसेस हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के, वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो सेकेंडरी टू द ऑब्स्ट्रक्टिव एथरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज़, यानी कोई एथरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज़ हो गई, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उस ऑब्स्ट्रक्शन ने कोरोनरी ब्लड फ्लो कम कर दिया, तो उसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गया। ऐसा होता है 90% केसेस में। Thus, unless otherwise specified, ischemic heart disease usually is synonymous with the coronary artery disease. तो इसको हम synonymously यूज़ करते हैं। Most cases में वेरियस जो सिंड्रोम्स हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के, वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के, जो कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर जाते हैं फॉर द डिकेड्स, यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं डिकेड्स तक, यानी वो बिगिन होते हैं चाइल्डहुड के दौरान या एडोलेसेंस के दौरान और वो प्रोग्रेस करते जाएंगे। क्या प्रोग्रेस करता जाएगा? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और मतलब वो जाके जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ करवा रही है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है और वो प्रोग्रेस करती जाती है। तो रिमेनिंग अब केसेस जो हैं उनमें कार्डिक इस्कीमिया जो है ये रिजल्ट हो सकता है इंक्रीज डिमांड का। एग्जांपल जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो गया है या फिर हाइपरटेंशन हो गई है, तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है, तो उस वजह से कार्डिक इस्कीमिया हो सकता है। या फिर डिमिनिश्ड वॉल्यूम की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे जब हाइपोटेंशन हो जाए या शॉक की कंडीशन। इसके अलावा जब डिमिनिश्ड ऑक्सीजनेशन हो, फॉर एग्जांपल जैसे नमूनिया के दौरान या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, तो उस वजह से भी कार्डिक इस्कीमिया हो जाता है। या फिर डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जब अनीमिया हो जाती है या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की जो है ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होती हैं इनसफिशेंट ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट को जो पहुंच रहा है। अब क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें इंक्लूड होती हैं एक या ज़्यादा फॉलोइंग कार्डियक सिंड्रोम्स आ जाते हैं। ठीक है, कार्डियक सिंड्रोम्स, सबसे पहला है एंजाइना पेक्टोरिस। इसका लिटरल मतलब होता है चेस्ट पेन। अब इस्कीमिया जो हो रही है ना वो इंड्यूस करवाएगी पेन, लेकिन ये सफिशेंट होती है कि ये मायोसाइट की डेथ करवा दे। इनसफिशेंट है, यानी इस्कीमिया तो हो गई, ब्लड फ्लो तो वहाँ कम हुआ है, लेकिन उसकी वजह से पेन होगा, लेकिन ये जितनी इस्कीमिया हुई है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि मायोसाइट डेथ कर जाए, इतनी इस्कीमिया नहीं होती। अब एंजाइना जो है ये स्टेबल भी हो सकती है, जो कि प्रिडिक्टेबली होती है सर्टेन लेवल ऑफ एक्सर्शन पे। जब एक्सर्शन पेशेंट मतलब कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करेगा तो उसमें जो होगा एंजाइना, उसको स्टेबल एंजाइना कहेंगे। या फिर एंजाइना वेसल के स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रिंस मेटल एंजाइना। या फिर एंजाइना अनस्टेबल भी हो सकता है, जो कि होता है जब इवन अगर कोई लेस एक्सर्शन लगा रही हो, एक्सर्शनल एक्टिविटी कम भी हो उस पे, या इवन रेस्ट पे भी अगर एंजाइना हो रहा है तो उसको हम कह देंगे अनस्टेबल एंजाइना। एक ये हो गया कार्डियक सिंड्रोम। अगला है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये होता है जब सिवियरिटी या फिर ड्यूरेशन जो है ना इस्कीमिया की वो इतनी सफिशेंट है कि ये हमारे कार्डियो मायोसाइट्स की डेथ करवा दे, तो उसको हम कह देंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगला सिंड्रोम है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये एक प्रोग्रेसिव कार्डियक डीकम्पनसेशन है जो कि होती है अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, या फिर सेकेंडरी टू द एक्यूमुलेटेड स्मॉल इस्केमिक इंसल्ट, यानी बार बार छोटी छोटी इस्केमिक इंसल्ट्स हो रही हैं और वो एक्यूमुलेट करती जा रही हैं उसकी वजह से, या फिर अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से ये होता है। और ये एक असल में एक कार्डियक डीकम्पनसेशन है। फिर आगे जाके ये क्या करेगा, ये पर्सिपिटेट कर देगा मैकेनिकल पंप फेलियर। ठीक है, हमारा हार्ट जो है पंप करना ही
छोड़ देगा। तो ये हो गया क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगला सिंड्रोम है सडन कार्डियक डेथ, SCD। ये भी होता है, ये हो सकता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टिश्यू डैमेज की वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है। टिश्यू डैमेज क्यों हुआ? मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो है लीथल एरिथमियास की वजह से भी हो सकता है विदाउट द मायोसाइट नेक्रोसिस। एरिथमियास वाला जो है हम अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में बाद में देखेंगे टॉपिक। तो मतलब कि मायोस ऐसा भी हो सकता है कि मायोसाइट बेशक उसकी नेक्रोसिस नहीं हुई, लेकिन एरिथमियास, लीथल एरिथमियास डेवलप हो जाएंगे और वो जाके सडन कार्डियक डेथ करवाएंगे। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं, टिश्यू डैमेज और बिना टिश्यू डैमेज के। अब ये जो टर्म है ना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये अप्लाई की जाती है किसी भी 3 कैटास्ट्रॉफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एक अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, इन तीनों के लिए हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब आ जाए, हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो मोर देन 7 लाख जो अमेरिकन हैं वो उनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है हर साल, और रफली हाफ जो हैं उनसे मर जाते हैं इस वजह से। तो एज ट्रबलिंग एज दिस टोल इज, इट रिप्रेजेंट अ स्पेक्टेक्युलर एडवांस सिंस पीकिंग इन 1963। द मोर्टेलिटी रिलेटेड टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इन द US हैज़ डिक्लाइंड बाय 50%। अब जो है 50% कम हो गई है US में। अब जो इम्प्रूवमेंट है ये लार्जली एट्रीब्यूट हुई है इंटरवेंशन की तरफ, जो कि डिमिनिश कर देती हैं कार्डियक रिस्क फैक्टर्स को, यानी बिहेवियर्स या कंडीशन जो प्रमोट करती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को, उनको ये इंटरवेंशंस कम कर देंगी। इन पर्टिकुलर स्मोकिंग के सेसेशन प्रोग्राम्स, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स का यूज़, to a lesser extent diagnostic and therapeutic advances have also contributed. These include aspirin prophylaxis, better arrhythmia control, establishment of the coronary care units, thrombolysis for the myocardial infarction, एंजियोप्लास्टी जो की जाती है, एंडोवास्कुलर स्टेंटिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्ट सर्जरी। ठीक हो गया, ये सारी इंटरवेंशन जो है इन्होंने हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट किया है कि मतलब 50% जो है डेथ्स कम हो गई हैं। Maintaining this downward trend in mortality will be particularly challenging given the predicted longevity of baby boomers as well as the epidemic of obesity that is sweeping the US and other parts of the world. यानी कि अब 90s की जो अवाम है, बेबी बूमर्स और ओबेसिटी वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सारा अगर हम ट्रेंड मेंटेन करते हैं तो उनके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। उनकी जो मोर्टेलिटी है वो पार्टिकुलरली चैलेंजिंग हो सकती है उनकी लॉन्गिविटी के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है ये कॉन्सिक्वेंस होता है इनएडिक्वेट, हमने कहा जब कोरोनरी परफ्यूजन हो जाए रिलेटिव टू मायोकार्डियल डिमांड के हिसाब से, वो उस हिसाब से उतनी परफ्यूजन नहीं हो रही, तो यूजुअली ये एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग यानी फिक्स्ड कोई एथेरोस्क्लेरोटिक ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज की वजह से, एंड न्यू सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस एंड या फिर वेजोस्पाज्म की वजह से। अब ये 3 चीज़ें आ गई इसमें। अब देखें, एथेरोस्क्लेरोटिक जो नैरोइंग है ये अफेक्ट कर सकती है कोई किसी भी हमारी कोरोनरी आर्टरी को। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग LAD, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, राइट कोरोनरी आर्टरी, सिंगली या कॉम्बिनेशन में इनको अफेक्ट कर सकती है एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग। तो क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट प्लैक्स हैं ये होते हैं हमारे जो पहले शुरू वाले फर्स्ट सेवरल सेंटीमीटर्स हैं ना, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स के। अच्छा, तो इस फिगर को साथ साथ देखेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंट प्लैक्स होते हैं ना, ये होते हैं टेंड टू अकर विद इन द फर्स्ट जो सेवरल सेंटीमीटर्स हैं इस लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के, और ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जैसे ही वो टेक ऑफ करेगी एओर्टा से। इसके अलावा अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी की पूरी लेंथ में हो सकता है ये प्लैक्स। ठीक है, कभी कभार जो है ना सेकेंडरी ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दैट इज़ डायगनल ब्रांचेस हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की, जो ये देखें शोन है डायगनल आर्टरीज, ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा ऑब्ट्यूज जो मार्जिनल ये वाली ब्रांच है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ये, या फिर जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है, इस फिगर में शोन है राइट कोरोनरी आर्टरी की जो पीछे तरफ जाएगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब कह रहा है कि जो फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो ओक्लूड कर देंगी लेस देन 70% ऑफ द कोरोनरी वेसल के लूमेन को, तो वो टिपिकली एसिम्टोमेटिक होती हैं इवन विद द एक्सर्शन। यानी अगर याद रखिएगा 70% से कम है
ऑब्स्ट्रक्शन जो हुई है लूमेन की, तो वो बिना एक्सर्शन के साथ भी एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा। बनस्पत अगर कंपेयर करें तो वो लेजन्स जो कि ऑक्लूड करती हैं मोर देन 70% ऑफ द वेसल के लूमेन को, तो उसके नतीजे में सो कॉल्ड क्रिटिकल स्टीनोसिस हो जाएगी। क्रिटिकल स्टीनोसिस जिस जनरली सिम्टम्स करवा देगी इन द सेटिंग ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, स्टीनोसिस ज़्यादा हो गई है। With critical stenosis, certain level of the exertion predictably cause chest pain, थोड़ी बहुत exertion पे भी chest pain होगा, और पेशेंट जो है वो उसको हम कह देंगे कि इसको स्टेबल एंजाइना है। ठीक हो गया। अब जो फिक्स्ड स्टीनोसिस है वो वाली जो कि 90% या उससे भी ज़्यादा लूमेन को ऑक्लूड कर दे, वास्कुलर लूमेन को, तो ये लीड करेगी इनएडिक्वेट कोरोनरी ब्लड फ्लो विद सिम्टम्स इवन एट द रेस्ट। अब 90 से ज़्यादा ऑक्लूड हो गया है तो जाहिर सी बात है रेस्ट पे भी उसको सिम्टम्स आएंगे, तो ये वन फॉर्म है अनस्टेबल एंजाइना की। ठीक है, तो इनका ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देख लीजिएगा। आगे भी हम एंजाइना डिटेल में एंजाइना पेक्टोरिस करेंगे, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। ऑफ इम्पोर्टेंस, अगर जो है एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन प्रोग्रेसिवली अक्लूड कर रही है कोरोनरी आर्टरी को एट अ सफिशिएंटली स्लो रेट ओवर ईयर्स, यानी प्रोग्रेसिवली थोड़ी बढ़ती जा रही है वो एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन और अक्लूड करती जा रही है कोरोनरी आर्टरी को, लेकिन स्लो रेट पे सालों से, और बाकी जो कोरोनरी वेसल्स हैं तो उनमें जो है रीमॉडलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में बाकी वेसल्स में रीमॉडलिंग होगी और कंपनसेटरी ब्लड फ्लो प्रोवाइड होगा उस रिस्क वाले एरिया के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कोलेटरल परफ्यूजन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट द मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इवन अगर जो ओरिजिनल वेसल है वो कम्प्लीटली ही क्यों ना ऑक्लूड हो जाए, तो ये कोलेटरल परफ्यूजन जो है कंपनसेट कर देगी। अब अनफॉर्चुनेटली जो अक्यूट कोरोनरी ब्लॉकेज है, जब वो हो जाता है, अक्यूटली हो जाए अचानक से, तो उसमें टाइम ही नहीं होता कि कोलेटरल फ्लो डेवलप हो, तो इन्फाक्शन हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब फॉलोइंग एलिमेंट्स हम देख लेते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट के में जो कंट्रीब्यूट करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लामेशन प्लेज एन एसेंशियल रोल एट ऑल स्टेजेस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस फ्रॉम इंसेप्शन टू प्लेक रप्चर, जब से वो बना वहाँ से लेकर जब तक प्लेक रप्चर नहीं कर जाता तब तक इन्फ्लामेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये बिगिन होती है जब इंटरेक्शन होता है हमारे एंडोथेलियल सेल्स का और सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स का, तो उसके नतीजे में टी सेल और मैक्रोफेजेस जो है वो रिक्रूटमेंट करेंगे और उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। अब इस तरह की ये सेल्स डिवाइड करेंगे, सब्सिक्वेंट स्मूथ मसल सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और प्रोलिफरेशन होगी, एसोसिएटेड मैट्रिक्स प्रोडक्शन होगी, सुपर इम्पोज्ड एथेरोमेटस कोर बनेगा लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का, उसमें कैल्सिफिकेशन होगी और नेक्रोटिक डेब्रेस, ये सारा हम पढ़ के आए हैं। तो लेटर स्टेज में फिर क्या हो जाएगा कि डी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी उसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की, और ये मैक्रोफेज मेटेलोप्रोटीनेज सिक्रीशन की वजह से होती है डी स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा इन्फ्लामेशन का रोल हो गया। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद द इरोडेड और रप्चर्ड प्लेक ट्रिगर द अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब थ्रोम्बोसिस कैसे ये सिंड्रोम करवा रही है, देखिए पार्शियल जो वास्कुलर ऑक्लूजन हुई है पार्शियली by a newly formed thrombus on a disrupted atherosclerotic plaque can wax and wane with the time and lead to unstable angina and sudden death। यानी एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक था जो कि डिसरप्ट हो चुका था, तो उसके ऊपर बार बार एक थ्रोम्बस जो है बन रहा है, वैक्स एंड वेन, ठीक है, बन भी रहा है, लॉज डिसलॉज भी हो रहा है, बन रहा है, तो ये पार्शियल वास्कुलर ऑक्लूजन करवा देगा, तो उसके नतीजे में अनस्टेबल एंजाइना होगी और सडन डेथ हो जाएगी। अल्टरनेटिवली इवन पार्शियल लूमिनल जो ऑक्लूजन है, थोड़ा पार्शियली जो लूमिन ऑक्लूड हुआ है इस थ्रोम्बस की वजह से, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ब्लड फ्लो को सुफिशेंटली टू कॉज द इन्फाक्शन ऑफ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द मायोकार्डियम। जो इनर मोस्ट जोन है मायोकार्डियम का उसकी भी ये इन्फाक्शन करवा देगा, तो इसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट। बेशक ये पार्शियल हुआ है लेकिन ब्लड फ्लो इसमें सुफिशेंटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि मतलब जो इनर मोस्ट जोन भी है मायोकार्डियम का वो भी सफ़र कर रहा है, तो ये हो गया सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन। ऑर्गेनाइजिंग जो थ्रोम्बाएँ हैं ये पोटेंट एक्टिवेटर्स प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन के, यानी अब ये जो थ्रोम्बाएँ है ये ऑर्गेनाइजिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे ये ऑर्गेनाइजिंग थ्रोम्बाएँ कुछ ऐसे पोटेंट एक्टिवेटर्स प्रोड्यूस करेगा स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन के, जो कि क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन, इसकी ग्रोथ करवाएगा। अब जो म्यूरल थ्रोम्बाएँ होते हैं हमारी कोरोनरी आर्टरी में, ये भी ऑल्सो एम्बोलाइज कर जाते हैं,
इंडीड स्मॉल एम्बोलाई हमारी जो डिस्टल इंट्रामायोकार्डियल सर्कुलेशन है उसमें हमें मिल सकते हैं, अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड माइक्रो इन्फार्क्ट्स के साथ, एट द ऑटोप्सी ऑफ द पेशेंट विद द अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, इन अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स में। अब मोस्ट जो सीरियस केस है उनमें क्या होता है कि जो कम्प्लीटली जो ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बस होता है किसी डिसरप्टेड प्लैक के ऊपर जो बना है, जो कम्प्लीटली लूमन को देखें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये जो है मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करवा देगा। अगला है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है लूमेन के डायामीटर को। ठीक है, मोर ओवर बाय इंक्रीजिंग द लोकल मैकेनिकल शेयर फोर्सेस। अब लोकल मैकेनिकल शेयर फोर्सेस इस पर ज़्यादा पड़ेंगी, तो स्पाज़म जो है, वेसल का स्पाज़म, ये प्लैक की डिसरप्शन को पोटेंशिएट कर सकता है। यानी वैसोस्पाज़म हो गया है तो ये जो प्लैक बना है इसको डिसरप्ट कर सकता है स्पाज़म की वजह से। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है हमारे इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में, ये कैसे स्टिमुलेट होती है? फॉलोइंग फैक्टर्स से। एक तो सर्कुलेटिंग जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैं वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की। इसके अलावा लोकली रिलीज जो प्लेटलेट कंटेंट है वो भी करवाएंगे। इसके अलावा जब इम्बैलेंस आ जाए एंडोथेलियल सेल के रिलैक्सिंग फैक्टर्स का जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का, और कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स का जैसे एंडोथेलिन का, इनका इम्बैलेंस हो जाए, क्यों? एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से। इसके अलावा मेडिएटर्स जो कि पेरीवास्कुलर इन्फ्लामेटरी सेल्स से रिलीज़ हुए हैं वो भी जो है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंड्यूस करवाते हैं, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या वैसोस्पाज़म हो जाएगा तो ये प्लैक डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पैथोजेनेसिस कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं अक्यूट प्लैक चेंज पे। ऑनसेट जो होता है ना मायोकार्डियल इस्कीमिया का, ये डिपेंड करता है ना कि सिर्फ एक्सटेंट और सिवियरिटी ऑफ द फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ पे, लेकिन आल्सो उन डायनामिक चेंजेस पे भी डिपेंड करता है जो कि कोरोनरी प्लैक की मॉर्फोलॉजी में हो रहे हैं। ठीक है, उस प्लैक में जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे भी ये मायोकार्डियल इस्कीमिया डिपेंड करेगा, और एक्सटेंट और सिवियरिटी कितनी है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की उस पर भी। तो जो मोस्ट पेशेंट्स होते हैं अनस्टेबल एंजाइना के, इन्फाक्शन, सडन कार्डियक डेथ, तो इनमें जो है ये तीनों चीज़ें होंगी, अनस्टेबल एंजाइना, इन्फाक्शन, सडन कार्डियक डेथ, तीनों होगी बिकॉज ऑफ द एब्रप्ट प्लैक चेंज। जो प्लैक में एब्रप्टली चेंजेस आ जाते हैं ना थ्रोम्बोसिस के बाद, तो उसके वजह से उनमें ये तीनों चीज़ें होंगी। हैंस इसको हम कहते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जिस तरह आप ये 11.7 फिगर देखें, इसमें जो है डायग्राम दिखाई गई है, सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन दिखाई गई है कोरोनरी आर्टरी लीजन की, जो कि लीड कर रही है वेरियस अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स के अंदर। तो यानी मोस्ट पेशेंट्स में अनस्टेबल एंजाइना, इन्फाक्शन, सडन कार्डियक डेथ ये होती ही इसलिए है क्योंकि उनके एब्रप्ट अचानक से प्लैक चेंजेस होते हैं और उसके बाद थ्रोम्बोसिस हो जाती है, यानी उनको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इनिशिएटिंग जो इवेंट है ये टिपिकली सडन डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जो कि रेंज कर सकता है कि इरोजन भी हो सकती है, इरोजन से लेके रप्चर भी हो सकता है। तो मतलब अचानक से डिस्ट्रप्शन हुई पार्शियली ऑक्लूसिव उस प्लैक की। ठीक है, तो मोर देन वन मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी मे बी इन्वॉल्व। कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है? रप्चर, फिशरिंग हो सकती है, या अल्सरेशन हो सकती है प्लैक की। तो इसके नतीजे में ये इसको एक्सपोज कर देगा हाईली थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, या फिर अंडरलाइंग सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन को। जाहिर सी बात है वो एक्सपोज हो जाएगी रप्चर वगैरह की वजह से, तो उसके नतीजे में रैपिड थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हेमरेज जो है कोर ऑफ द प्लैक में, ये एक्सपेंड कर देगी प्लैक के वॉल्यूम को, यानी कि जो प्लैक है उसमें अगर हेमरेज हो जाती है तो वो उसको वॉल्यूम को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये देयर बाय अक्यूटली एग्जबरेट कर देगा इस डिग्री ऑफ द ल्यूमिनल ऑक्लूजन को, और ज़्यादा ल्यूमिन ऑक्लूड हो जाएगा। अब वो फैक्टर्स जो कि ट्रिगर करते हैं प्लैक के इरोजन को, इसको इरोड करेंगे, उसमें आ जाता है एंडोथेलियल इंजरी और एपोप्टोसिस। इसके साथ साथ कुछ एट्रीब्यूट हुआ है कॉम्बिनेशन इन्फ्लामेटरी और टॉक्सिक एक्सपोजर, इनकी वजह से भी ये इरोड करेगा प्लैक। ठीक है, ये चारों चीज़ें देख ली। अब अक्यूट प्लैक रप्चर जो है ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व करता है वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्लैक को ससेप्टेबल टू डिसरप्शन बाय द मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी किसी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ये प्लैक डिसरप्ट कर जाए तो उसको हम कहते हैं अक्यूट प्लैक रप्चर। अब इस तरह के जो इंट्रिंसिक एस्पेक्ट होते हैं प्लैक कंपोजिशन के, यानी इसमें जो है ना वो कुछ इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स आ जाते हैं प्लैक के अपने,
यानी उसकी कंपोजिशन के कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स और उसके स्ट्रक्चर के। इसके अलावा कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, जैसे कि ब्लड का जो प्रेशर पड़ रहा है इस पर, और प्लेटिलेट्स की रिएक्टिविटी, तो वो सारा अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्लैक जिनमें बहुत ज़्यादा लार्ज एथेरोमेटस कोर हो, ठीक है, या फिर जिनमें थिन सी ओवरलाइंग फाइब्रस कैप्स हों। स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए प्लैक का, उनके ऊपर एक फाइब्रस कैप होती है। तो जिनमें बहुत पतली सी फाइब्रस कैप हो या जिनमें उनका कोर बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, तो ये ज़्यादा लाइकली होते हैं कि ये रप्चर कर जाएं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं वल्नरेबल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फिशर्स जो है ना, ये फ्रीक्वेंटली होते हैं जंक्शन ऑफ द फाइब्रस कैप एंड एडजेसेंट नॉर्मल प्लैक फ्री आर्टीरियल सेगमेंट। यानी कि ये अगर प्लैक है, ये इसकी कोर है और ये इसके ऊपर एक कैप है, तो फिशरिंग होगी इस कैप के, फाइब्रस कैप के, और जो एडजेसेंट वाली ये जो नॉर्मल हमारी प्लैक फ्री आर्टीरियल सेगमेंट है, इसके दरमियान यहाँ पे फिशरिंग होती है, जहाँ पे ये जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं ये हाई होते हैं और फाइब्रस कैप यहाँ पे बिल्कुल पतली सी होती है, इसलिए यहाँ पे फिशरिंग होगी। अब फाइब्रस कैप जो है ना, ये आल्सो कंटिन्यूसली इनमें रीमॉडलिंग हो रही होती है। तो इनका जो ओवरऑल बैलेंस है कोलेजन की सिंथेसिस का वर्सेस जो डिग्रेडेशन हो रही है इनमें कोलेजन की, ये डिटरमाइन करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्लैक की स्टेबिलिटी को, ठीक है। इस चीज़ का बैलेंस, कोलेजन की सिंथेसिस और उसकी डिग्रेडेशन। अब कोलेजन जो है प्रोड्यूस होता है हमारे स्मूथ मसल सेल से और डिग्रेड हो जाता है बाय द मेटेलोप्रोटीजेस, जो कि मैक्रोफेजेस बना रहे होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अब एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन जो है विद अ पॉसिटी ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, जिनमें कम हो या फिर जिनमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स पाए जाएं, तो ये वल्नरेबल होता है टू रप्चर। जाहिर सी बात है, स्मूथ मसल सेल कम है तो कोलेजन बन नहीं रहा, मैक्रोफेजेस यानी इन्फ्लामेटरी सेल्स ज़्यादा है तो डैमेज ज़्यादा हो रहा है, तो ये वल्नरेबल होते हैं टू रप्चर, इस तरह के प्लैक्स, ठीक हो गया। ऑफ इंटरेस्ट स्टेटिन्स, जो कि इनहिबिटर्स हैं हमारे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज के, जो कि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस का एक की एंजाइम है। इस एंजाइम को स्टेटिन्स ड्रग्स जो है ये इनहिबिट करती हैं। तो ये ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं एक एडिशनल बेनिफिट इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कि ये मतलब प्लैक की इन्फ्लामेशन जो है ना उसको कम कर देंगी, प्लैक में इन्फ्लामेशन कम होगी और प्लैक की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगी, ये आपने याद रखना है। तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम एंड देयर प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एक्टिविटी, मतलब इनका मेन काम कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एक्टिविटी है, इसके साथ साथ ये जो इनका एडिशनल बेनिफिट है ये ज़्यादा अच्छा है और मतलब उससे डिस्टिंक्ट है। तो ये पूरा हमने फैक्टर पढ़ लिया। उसके बाद है इन्फ्लुएंसेस एक्सट्रिंसिक टू द प्लैक्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। बाहर वाले एक्सट्रिंसिक कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं? देखिए, एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन जो है ये फिजिकल स्ट्रेस दे रही होती है प्लैक के ऊपर, ठीक है। प्लैक के ऊपर ये फिजिकल स्ट्रेस देगी एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन। कैसे? कि ये हाइपरटेंशन या फिर लोकली ये वेजोस्पाज्म कॉज करवा देगी। तो वेजोस्पाज्म में भी हमने पढ़ा था कि प्लैक रप्चर कर सकता है, या फिर जो है ये एक्सट्रिंसिकली जो एड्रीनर्जिक है ये हाइपरटेंशन करवा देंगे, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ब्लड का। तो इंडीड जो सर्ज है एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन की, सर्ज जो होती है वो एसोसिएटेड होती है अवेकनिंग एंड राइजिंग, यानी जब वो पेशेंट नींद से उठता है उससे ये मतलब एसोसिएटेड है। तो अंडरलाई करता है कि ऑब्जर्वेशन के इंसिडेंस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हाईएस्ट होता है 6 बजे सुबह से लेकर 12 नून 12 बजे तक दोपहर को। तो इस दौरान ये ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जो है एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन इस टाइम पे ज़्यादा होती है। अब इंटेंस जो इमोशनल स्ट्रेस है ये भी लीड करता है एड्रीनर्जिक की स्टिमुलेशन में। तो एक्सप्लेन करता है इसकी एसोसिएशन नेचुरल कैटास्ट्रोफीज़ के साथ, जैसे जब जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स आ जाते हैं, तो इनमें जो है सेकेंडरी वेव्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती हैं ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में, क्योंकि वो इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं और इनकी एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या वेजोस्पाज्म हो जाएगा और प्लैक पे स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक होगा। दैट्स इट। उसके बाद कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं उनमें जो कल्प्रिट लेशन होती है पेशेंट्स में जो सफ़र कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ, वो क्रिटिकली स्टीनोटिक या फिर इवन सिम्टोमेटिक होगी बिफोर इट्स रप्चर, नहीं होगी। यानी कि वो जो लेजन है कल्प्रिट मुलजिम जो लेजन बनी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो बंदा सफ़र कर रहा है, वो लेजन ना ही स्टीनोटिक है ना ही इवन सिम्टोमेटिक है उसके रप्चर होने से पहले। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मतलब ऐसा भी मिला है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली नोट किया कि एंजाइनल सिम्टम्स जो हैं वो टिपिकली होते हैं फिक्स्ड लेशंस में, जो कि जिनमें मतलब 70% से ज़्यादा क्रोनिक ऑक्लूजन हो जाती है, ये हमने पढ़ा पीछे।
पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल स्टडीज़ शो करती है कि 2/3 जो रप्चर्ड प्लैक्स हैं वो लेस देन या इक्वल टू 50% स्टीनोटिक हो जाती है उनमें, यानी नैरो हो जाता है उनका ल्यूमेन बिफोर कि वो प्लैक रप्चर करे। 50 से जितना या उससे भी कम स्टीनोसिस में ही रप्चर कर जाता है। और इसके अलावा 85% जो लोग हैं उन्होंने इनिशियल स्टीनोटिक ओक्लूजन उनको हो गई, जो कि 70% जितनी थी या उससे भी कम थी। थस इस सारी बात का मकसद ये है कि वरिसम जो कंक्लूजन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ जो एसिम्टोमेटिक एडल्ट्स हैं जिनमें कोई सिम्टम भी नहीं होता, तो वो ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उनको कैटास्ट्रॉफिक कोरोनरी इवेंट हो। बिना किसी सिम्टम के भी वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो एट प्रेजेंट ये इम्पॉसिबल है कि हम प्रिडिक्ट करें कि प्लैक रप्चर होगा या नहीं होगा किसी भी गिवन पेशेंट में। प्लैक की जो डिसरप्शन है और इंश्योरिंग जो नॉन अक्लूसिव थ्रोम्बोसिस है, ये कॉमन रेपिटेटिव और ऑफन क्लिनिकली साइलेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एथेरोमास की, कि प्लैक डिसरप्ट कर जाता है और उसमें नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस होती रहती है, बार बार ऐसा होता रहता है, ये साइलेंट रहता है। हीलिंग इस तरह के सब क्लिनिकल प्लैक डिसरप्शन की और ओवरलाइंग थ्रोम्बोसिस की एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू एथेरोस्क्लेरोटिक लेशंस हैं ये प्रोग्रेसिवली इनलार्ज कर जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, बेशक उनमें जो है वो प्लैक डिसरप्ट कर रहा है, ओवरलाइंग थ्रोम्बोसिस हो रही है बार बार, तो ये हीलिंग जो होगी तो उसमें ये और ज़्यादा प्लैक जो है रप्चर कर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 11.7 अगर फिगर देखें हम, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी लीजन्स दिखाई गई हैं वेरियस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए नॉर्मल है, एडवेंटिशा है, मीडिया इंटीमा हमारी आर्टरी का, उसमें हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस। एडवेंटिशा सही थी, मीडिया थोड़ी सी सेम ही है, और इंटीमा जो है उसमें देखिए लिपिड्स एक्यूमुलेट कर गए हैं और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया है। तो ये हो गई है फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं टिपिकल एंजाइना। अब या तो इसमें प्लेटलेट एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी थ्रोम्बोसिस करवाना चाहेंगे, तो अगर हीलिंग हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा सिवियर फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, या फिर ये डायरेक्टली भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब अगर प्लेटलेट एग्रीगेट कर गए हैं तो इसी प्लैक की डिसरप्शन भी हो सकती है, डिसरप्ट हो